ओके जी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो एक सीरीज की शक्ल में मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये आज का सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक के मुताबिक हमारे पास एडल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, उसकी सूरत हाल के बारे में हमने जानना है। और खास तौर से जो हमारा पाकिस्तान है और उसके सराउंडिंग कंट्रीज है, वहां पर क्या सूरत हाल है। टॉपिक आज का जो मेन है सीरीज का वो ये है कि करंट लैंडस्केप क्या है, एविडेंस ऑन एडोलेसेंट एसआरएच आउटकम्स क्या हैं, और इसमें कौन से बैरियर्स हैं जो कि एडोलेसेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फरोग नहीं मिल रहा। आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस। ओके। यस यस। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, मैं बहुत आसान लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगी ताकि सबकी समझ में आ जाए, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो जरूर बताए। और साथ ही अपना जो है नाम और डेजिग्नेशन और जरूर लिख के मैसेज में कर डाल दें। एट द एंड ऑफ द दिस सेशन पार्टिसिपेंट्स इस काबिल होंगे कि वो अडल्सन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्कैप को बता सके कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इस वक्त क्या सिचुएशन है। नंबर 2, एनालाइज कर सकें कि की अडोलेसेंट आउटकम्स क्या हैं, जिसमें कि हमारे पास बाकायदा एविडेंस भी मौजूद है। तीसरा ये है कि स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक चैलेंजेस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करें, और फिर क्रिटिकली एग्जामिन कर सके कि ये करंट इंटरवेंशन जो है वो क्यों फेल हो रही है अडल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करने के सिलसिले में। साथ ही प्रपोज करें कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंट सोल्यूशन लोअर मिडिल इनकम कंट्री, खासतौर से पाकिस्तान के हवाले से। आज का जो टॉपिक है वो बहुत है, मुझे दिल से ये टॉपिक बहुत पसंद है। उसकी वजह ये है कि अडोलेसेंट जो है वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारा मुस्तकबिल है। तो टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग ओनली हेल्थ, वी आर डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ द मिलियन ऑफ द अडोलेसेंट। और उसमें सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि जो आपके इर्द गिर्द जितने भी अडोलेसेंट हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। आज जो मैसेज लेंगे वो आप सब तक सबको ये मैसेज देंगे। ये टॉपिक जो है वो सिर्फ एक थियोरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये एजुकेशन, इकोनॉमी, फैमिली और नेशनल डेवलपमेंट के हवाले से सारी बातचीत है। कि अगर आप अडोलेसेंट की बात करते हैं तो थियोरेटिकली अडोलेसेंट कैसे कहाँ पर है, प्रैक्टिकली कहाँ पर है, इकोनॉमिकली अडोलेसेंट कहाँ पर है, उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगी, फैमिली स्ट्रक्चर में अडोलेसेंट कहाँ पे फिक्स होते हैं, और साथ ही नेशनल डेवलपमेंट में अडोलेसेंट का क्या किरदार है। आपको एक मैं पिक्चर दे रही हूँ जिसको आप सिर्फ खामोशी से एक नजर देखें कि इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली। ये डेटा जो है ये यूनाइटेड नेशन वालों की तरफ से है, यूएनए वालों की तरफ से, जो कि 2024 में उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन जो एक प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट दिया था उसमें ये एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप देखें तो हमें ये कहते हैं कि 982.2 मिलियन हमारे पास इस वक्त जो है यूथ मौजूद हैं, जिनकी एज जो है वो 15 से लेके 24 तक है ना, 24 साल तक है। ठीक है, यानी टोटल पॉपुलेशन का जो है हमारे पास 12.3% जो है वो टोटल पॉपुलेशन है। और अगर आप इनको एज वाइज भी देखें और नंबर 2 एरिया वाइज अगर देखें, तो इस वक्त आप देखेंगे कि हमारे पास एशिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यूथ की। यानी कि 606.7 मिलियन इस वक्त जो है वो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है। ये एक हमारी ताकत है। लेकिन ये जो यूथ है इसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना हम इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने इनके चैलेंजेस हैं, ये किस दौर से गुजर रहे हैं, इनको मेंटली क्या प्रॉब्लम है, इनको फिजिकल क्या प्रॉब्लम है, इनको एजुकेशन के लिहाज से क्या प्रॉब्लम है, इनको इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अफ्रीका में भी यूथ बहुत ज्यादा है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी। देन अगर हम रियलिटी बेस देखें, की फैक्ट क्या कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन 1.2 बिलियन एडोलेसेंट वर्ल्ड वाइड है, जिसमें 90,000 जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं। ये हमारा लार्जेस्ट फ्यूचर वर्कफोर्स है, लार्जेस्ट फ्यूचर वर्कफोर्स, जिसमें हम खासतौर पर अगर बात करें तो नर्सेज और मिडवाइफ्स भी आ रही होती हैं। देन देयर हेल्थ, अगर हम इनकी हेल्थ के हवाले से देखें तो ये इनका कल का मुस्तकबिल के बारे में हमें बताती है। यहाँ पर हमें सोचने की बात है कि इन एडोलेसेंट की क्या इंपॉर्टेंस है,
इनकी जरूरियात क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं। लोअर मैसेज क्या है आपके पास कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वो हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन रखते हैं। अगर इनकी नीड को इग्नोर किया जाए तो ये जो कंट्रीज हैं ना सिर्फ ये गुर्बत में मुब्तला होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इनमें बहुत ज्यादा होगी और पुअर हेल्थ आउटकम्स होंगे। अगर हम लोग इसको नर्सिंग और मिडविफरी के हवाले से भी जोड़ दे तो सेम हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। अडोलेसेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, अगर आप देखें तो मॉडर्न रियलिटी क्या है। इन्वायरमेंट से मुराद वो तो आपकी सराउंडिंग्स होती हैं जो कि आपको हर किस्म का रिसोर्स फराहम करती हैं। इस पिक्चर में आपको देखें तो आपको अपनी पिक्चर नजर आएगी जिसमें आजकल के यूथ जो हैं वो मोबाइल में खोए हुए हैं। कोई यूट्यूब में है, कोई इंस्टा में, यानी उनके पास एक हाथ में मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से वो बाकी जिंदगी की काम कर रहे होते हैं। जबकि हकीकत में अगर हम देखें तो अडोलेसेंट की मेन चैलेंज एक ये भी है कि हमारे पास रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। जितनी सहूलियात मौजूद हैं उससे कहीं ज्यादा आबादी जो है वो अर्बन एरियाज में आ रही है। नंबर दो, इंटरनेट और सोशल मीडिया एक्सपोजर बहुत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक तूफान है जो कि आपके पास जो है अडल्सेंट जो है वो सोशल मीडिया को और इंटरनेट को बिल्कुल एक्सपोज हो। इंटरनेट और सोशल मीडिया और एडोलेसेंट कोई इनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा। यानी आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट की और मीडिया की दलदल में घुस बहते चले जा रहे हैं। उस खराब किस्म की एक, मैं तो इसको दलदल कहती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास पॉजिटिव चीजें हैं वो तो कम है, हमारे पास नेगेटिव चीजें जो है वो ज्यादा हैं। क्योंकि नौजवान जो है वो जो है पॉजिटिव चीजें नहीं लेते, वो ज्यादातर नेगेटिव चीजें, और ये जो है वो एविडेंस बेस है। एविडेंस बेस इस लिहाज से है कि अगर आप देखें तो हमें नजर आता है कि अगर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो एजुकेशन के लिए प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनकी एक फिंगर जो है वो ट्रॉलिंग कर रही होती है कि आगे से आगे मैसेज उसको देखे, जिससे उनके एंजाइटी लेवल बढ़ता है, डिप्रेशन लेवल बढ़ता है और वो फोकस नहीं कर पाते। नंबर दो, फोकस जो है वो उनका अपनी स्टडी, अपनी सोशल एक्टिविटीज, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज, तमाम चीजों से हट के सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरिंग पे रह जाता है कि मीडिया उनको कौन सी एक्टिविटी दे रहा है। यहाँ पर मैं अगर आपको मेडिकल एक बात बताऊं तो मेडिकल एक बात यह है कि कंटिन्यूअस, ये एविडेंस बेस्ड बात है कि कंटिन्यूअस अगर आप रील्स देखते रहे तो आपका उस वक्त डोपामिन लेवल बहुत हाई होता है जो कि आपको वक्ती तौर पर बहुत खुशी देता है। लेकिन जैसे ही आप वो छोड़ते हैं तो आप दोबारा जो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन, क्योंकि अब उस वक्त आपका डोपामिन लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप जो है दोबारा वो खुशी हासिल करने के लिए दोबारा हम मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देन हमारे पास पेयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमारे एडल्ट जो हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तुम भी देखो, देखो या देखो आज हमारे पास ये कपड़ों की शॉप है, ये ट्रेनिंग आ रही है, मेकअप में ये ट्रेनिंग है, जूतों में ये ट्रेनिंग हो रही है, आप देखें डिजिटल इक्विपमेंट में ये ट्रेनिंग है, मेकअप। इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, फिर दूसरों को मजबूर करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ आप भी करो। नतीजे के तौर पर अगर कोई बचना भी चाहे तो वो नहीं बच सकता। और मजे की बात ये जिसको कि पेयर प्रेशर हो रहा होता है कोई इनको नहीं देख रहा होता है, ना पेरेंट्स की तरफ से ना आपके जो है वो टीचर्स की तरफ से। और बहुत सारे ऐसे लोग एडोलेसेंट जो है वो इस पीयर प्रेशर की वजह से बहुत सारे गलत किस्म के कामों में भी मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एडिक्शन है। फिर इजी एक्सेस टू मिस इन्फॉर्मेशन। आपको पता है हमारा एक अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारा एक चैलेंज है वो आज का मिस इन्फॉर्मेशन है। जो मीडिया हमें दे रहा है वो उसमें बहुत सारी बातें जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। हम बिल्कुल उसको जो है नहीं कह सकते कि वो सही है। अक्सर बातें जो है वो गलत है।
और उसके साथ साथ मजे की बात यह है कि हमें क्यों बहुत ज्यादा हम तजस्सुस में भी मुब्तला होते हैं कि ये क्या चीज है, और हम ढूंढते चले जाते हैं बगैर किसी गाइडेंस के कि जो चीज मैं ढूंढने जा रही हूँ वो चीज मेरे लिए ढूंढना जरूरी भी है या नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है कि यंग पीपल आर एक्सपोज टू मॉडर्न आइडियाज एंड रिलेशनशिप through their digital media, but many still receive no proper education। जहां पर इन्वायरमेंट उनका चेंज होता है, वो बचपन से एडोलेसेंट एज में आते हैं, बहुत सारे उनको रियलिटी में चैलेंज मिलते हैं। वहां पर ये भी एक बात सामने आती है कि ये एडोलेसेंट जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं बिल्कुल मॉडर्न आइडियाज के साथ, और उसी के थ्रू डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको सही नॉलेज नहीं मिल पाती। सबसे पहला, अब मैं चैलेंजेस शुरू करने जा रही हूँ, उनमें सबसे पहला चैलेंज जो है या टॉपिक जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर और मैरिज है। अगर आप पिछले टॉपिक्स को अगर देखें तो इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जहन में आती होंगी जो हम अक्सर नहीं पूछ रहे होते। उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर और मैरिज है। हिडन रियलिटी ये है कि हमारे पास जो एडोलेसेंट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों अर्ली मैरिजेस जो है वो बहुत कॉमन है हमारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। अगर अक्सर आप देखते हैं कि साथ सबसे ज्यादा जो सफर करती है वो लड़कियां करती हैं कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। लेकिन और उनकी वजह से वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है, जिसमें हाथ सोर से उसकी जिस्मानी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। नंबर दो, वो फिजिकली भी नहीं डेवलप हो पाती और तो मेंटली भी नहीं डेवलप हो पाती, ना ही वो सोशली डेवलप हो पाती है, क्योंकि उनको सिर्फ ये तो बता, उनकी शादी तो हो जाती है लेकिन उनको जहनी, जिस्मानी, रूहानी और माशरती लिहाज से तैयार ही नहीं किया जाता कि आपको अपने ससुराल में जाके क्या करना है। ठीक है। इसके साथ ही एक और हमारे पास अगर हम मेल के हवाले से देखें, छोटे लड़कों की भी शादियां हो जाती हैं। वो छोटे लड़के जिनकी जल्दी शादी हो जाती है वो कमाने के काबिल नहीं होते, ना वो फिजिकली डेवलप हुए हुए होते हैं, ना वो सोशली डेवलप हुए हुए होते हैं, ना वो मेंटली डेवलप हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनके आपस के रिलेशनशिप जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, जिसके नतीजे में बहुत सारी जगहों पे प्री मैरिटल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी एक बेसिक वजह, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, कि मिस इंफॉर्मेशन और उनका बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपोजर होता है जो कि वो डिजिटल मीडिया के साथ रखते हैं। उनको इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारा मीडिया आजकल ये बता रहा होता है कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप इज ओके। नो, कोई भी मजहब जो है वो आपको प्री मैरिटल रिलेशनशिप नहीं जा सकता। फिर सबसे कड़वा सच ये है कि ये रिलेशनशिप छुपे हुए भी होते हैं, उस दौरान ना कोई गाइडेंस होती है, और जिसके नतीजे में अनसेफ डिसीजंस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। भी पिछले हफ्ते की बात है, एक 16 साल का लड़का जो है क्लिनिक में आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि 1 साल पहले जो है मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम हुई। ठीक है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि मुझे जो यूरिन करने में मसला हो रहा था, जलन हो रही थी, तो मैं एक जगह चला गया जहाँ पर एक क्लिनिक में गया। बहुत अच्छा उसका वाजिया निशान डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे दोस्तों ने बताया कि वो क्लिनिक बहुत अच्छा, तो वहां पे जाओ। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने मेरी बातों से इस तरीके से मुझे कैप्चर किया कि मैं जो बातें उनको बताता चला गया वो रिकॉर्ड करते गए, और फिर बाद में उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को मुझे सुनाते हुए कहा कि अब तुमने हमारे पास किया ना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना है। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें तो नहीं सही बताई, लेकिन आज मैं हिम्मत कर कर आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड लगा हुआ है, अच्छी जगह पर आपकी लोकेशन है, मुझे उम्मीद है कि मुझे मसले का हल मिलेगा। तो हमारे क्लिनिक में फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया गया। ये जो लड़का 1 साल सफर करता रहा है, इस तरह के कई लड़के और कई लड़कियां जो है वो सफर करती रही। क्यों? उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि उन्होंने अनसेफ डिसीजंस की, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा साल वो लड़का सफर करता रहा, जिस तरह बहुत सारे लोग सफर करते रहते हैं।
यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लाइन मैसेज ये है कि वेदर सोसाइटी एक्सेप्ट इट और नॉट, adolescent आर मेकिंग डिसीजंस एवरी डे। हमारे पास जो हमारे एडोलेसेंट है ना, चाहे हमें नजर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन वो अपने मुतालिक डिसीजंस ले रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जिसके नतीजे में वो सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उनको गाइडेंस नहीं मिले, ना लड़कियों को ना लड़कों को। उनका सेक्सुअल बिहेवियर हाई रिस्क होता है। अभी आपने सुना होगा कि हमारे पास इस्लामाबाद में बहुत सारे जो है वो मेल एडोलेसेंट जो है वो एड्स का शिकार हो गए हैं, वो इसी वजह से। और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने लाइफ पार्टनर को भी उसमें फिर मुब्तला कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एडोलेसेंट अवॉइड सर्विसेज। क्यों? मैं आपको बताऊं, एडोलेसेंट बिल्कुल सर्विसेज नहीं लेते। वजह क्या है? हमारे पास यूथ फ्रेंडली क्लिनिक्स ही नहीं, बिल्कुल किसी किस्म का कोई क्लिनिक नहीं है। अगर कोई होता भी है तो लोग शर्म के मारे नहीं जाते। नंबर दो, हमारे जो हेल्थ के प्रोवाइडर होते हैं वो जो क्लिनिक के आसपास होते हैं वो उनका बहुत जजमेंटल एटीट्यूड होता है, और उनके अक्सर अल्फाज होते हैं, ये जो है आया है इसने जरूर कोई गलत काम किया होगा। हालांकि हम प्यूबर्टी के टॉपिक में जब पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि प्यूबर्टी इज नॉर्मल। कुरान पाक में बताया गया है कि और हमने तुम्हें एक नुत्फे से पैदा किया है। अगर आप इस आयत को जाके पढ़े तो ये बाकायदा एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है। जब हमारा कुरान, इसी तरह दूसरी रिलीजियस बुक्स जो है वो आपको अच्छे से गाइड करती है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करती हैं, तो हम अडोलेसेंट को रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्यों नहीं गाइड करते? फिर हमारे पास लेक ऑफ प्राइवेसी है। हम अपनी बात बिल्कुल प्राइवेसी में नहीं कर सकते। फिर जो जो बंदा हमारा सुनता है वो उसको आगे ले जाके फैलाता है, जिसकी वजह से एक स्टिग्मा बन जाता है। और फिर हमें एहसास दिलाया जाता है कि शर्म करो, ऐसी बातें करते हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छे बच्चे ऐसे, अच्छे लड़के ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी लड़की ऐसी बातें नहीं करती। ये जो शर्म है ये उनके मामलात को छुपाने में बिल्कुल उनको हेल्प करते हो। बिल्कुल किसी किस्म का मामला जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ के मुतालिक होता है वो आपसे डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास पॉलिसीज तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होती। ये हालांकि हमारे पास जो अडोलेसेंट है, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्री है। हमारे पास अडोलेसेंट के हवाले से पॉलिसीज बन चुकी हैं, बहुत सारे इदारे इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज की जरूरत है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम की हकीकतों को जानते हुए उन जो जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई है एडोलेसेंट हेल्थ के हवाले से उनको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आए। हमारा अभी इस स्लाइड के हवाले से मैसेज है कि मैनी एडोलेसेंट अवॉइड हेल्थ केयर बिकॉज दे आर दे फियर बीइंग इंसल्टेड और एक्सपोज्ड। सही है। और हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की ये रियलिटी है। हमने इस रियलिटी को बिल्कुल तस्लीम करते हुए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हमारे एडोलेसेंट है बगैर किसी शर्म और हया के हमारे पास आके अपने मामलात को एक्सप्लेन करें, ताकि वो गलत किस्म के लोगों के पास ना जाएं और वहां पर गलत किस्म की इंफॉर्मेशन ना लें, जिससे उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सफर करे। यहाँ पर अब स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज के हवाले से। ये हमारा बहुत बड़ा मेजर हेल्थ इशू है। तकरीबन पूरी दुनिया में 16 मिलियन बर्थ एनुअली लड़कियां जो होती हैं वो पैदा करती हैं बच्चे जिनकी उम्र जो होता है 15 से 19 साल के दरमियान होती है। और अगर आप देखें तो इनमें से अक्सर जो होती है वो लोग मिडिल इनकम कंट्री से होती हैं। बहुत सारी प्रेगनेंसी जो होती हैं वो अनइंटेंटेड होती हैं, वो बगैर किसी प्लानिंग की होती हैं। क्यों? जिन जब उन बच्चियों की शादी होती है उनको तो पता ही नहीं होता कि उनकी शादी हो रही है, और शादी के बाद प्रेगनेंसी भी होती है। कुछ लड़कियां तो उनके घर वाले उनको मेकअप के लालच में, किसी को पैसे के लालच में, किसी को अच्छे कपड़ों के लालच में, किसी को अच्छे खाने के लालच में उनकी शादियां करवा देते हैं। लेकिन शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उस प्रेगनेंसी की वजह से उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सारे इश्यूज मैं आगे डिस्कस भी करूंगी। लेकिन ये सारी प्रेगनेंसी जो होती है वो अनइंटेंडेड होती है। अब आप सोच सकते हैं कि
जब एक लड़की है, 13 साल की उसकी उम्र है, और उसकी शादी हो जाती है और साथ में ही उसका एक पेट में बच्चा भी आ जाता है, कैन यू फील द पेन ऑफ दैट गर्ल? मेंटली वो कितनी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिजिकली वो कितनी एग्जॉस्ट हो जाती है, कोई उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है हाई अनमेट कंट्रासेप्टिव नीड है पाकिस्तान। तो मैसेज ये है कि टीनेज प्रेगनेंसी जो होती है, अक्सर क्या होता है उसके नतीजे में उन बच्चियों को स्कूल से उठा लिया जाता है, तो शादी हो रही है, और एक शादी के बाद भी पढ़ने की इजाजत मिलती है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उनकी एजुकेशन ही खत्म कर दी जाती है, और जिसके नतीजे में हमारा, जब वो पढ़ती लिखती नहीं है, इनकम जनरेट करने में कोई हेल्प नहीं कर पाती, तो नतीजे में हमारी पॉवर्टी भी बढ़ती चली जाती है। मेटरनल हेल्थ रिस्क क्या है? अगर हमारे पास यंगर मदर्स हैं, ठीक है, तो हम अगर देखें, अब मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स लगाई हैं कि बहुत ज्यादा खौफजदा नहीं हो, क्योंकि ये हकीकत में अगर आप ओरिजिनल पिक्चर्स जाके देखें तो वो बहुत खौफनाक है, बहुत खतरनाक। हमारी माएँ जो है, जिनकी जल्दी उम्र में शादी हो जाती है, वो बहुत हाई रिस्क है, एक्लेम्शिया हो जाता है। एक्लेम्शिया का मतलब ये है कि जो पैदाइश के दौरान दौरे झटके पड़ते हैं, और अक्सर माए जो है उसमें मर जाती है। माओ के मरने की जो 5 बड़ी अमवात है उनमें से एक एक्लेम्शिया भी है। दूसरा हेमरेज, हेमरेज जिसको हम पीपीएच कहते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। क्यों? अक्सर माएँ जो छोटी उम्र की होती हैं, जब उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान इतना ज्यादा खून बह जाता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर अबॉर्शन, अबॉर्शन की वजह से भी बहुत सारी माएँ मर जाती हैं, क्योंकि सेप्टिक अबॉर्शन हो जाता है, इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल जाता है। फिर ऑब्स्टेट्रिक लेबर, छोटी बच्ची होती है, उसकी अभी पेल्विस बोन नहीं बनी हुई होती, लेकिन प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर गांव देहातों में जहाँ उनके पास फिर किसी किस्म के रिसोर्सेज नहीं होते, वो उनको वहीं पे ही डिलीवरी करवाने लगते हैं। बच्चा जो होता है वो पेट में माँ की हड्डी से सर टकरा टकरा के मर जाता है, माँ भी ब्लीडिंग का शिकार होकर मर जाती है, और एक छोटी बच्ची जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की वजह से डेथ का शिकार हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर न्यूट्रिशन भी कम हो, न्यूट्रिशन भी खराब हो, तो रिजल्ट्स और भी बुरे आते हैं। तो हमारे पास जो टीन एजिस बॉडीज होती हैं, अक्सर वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती। यही अभी आपको अब मैसेज है कि सबको बताएं कि टीन एज प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे अबॉर्शन का पहले जिक्र किया, यहाँ पे उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारी माँ के मरने की एक और बड़ी वजह है। अक्सर क्या होता है कि बच्ची की शादी हो जाती है, और बहुत सारे बच्चियों के साथ जो है बगैर शादी बहुत गलत किस्म के काम भी हो जाते हैं। दोनों के नतीजे में क्या करते हैं कि वो अबॉर्शन के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। अक्सर ये गांव देहातों में, बल्कि अब तो शहरों में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपको ये लोग मिल जाते हैं। बहुत कम पैसों में ये जो है अबॉर्शन ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। उस दौरान जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो इतने ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं कि जब बच्ची जो है वो अबॉर्शन करवाती है, तो बजाय इसके कि उसकी तकलीफ दूर हो, उसको एक नया इन्फेक्शन लग जाता है, उसको एक नई ब्लीडिंग मिल जाती है। ठीक है, ये एक साइलेंट क्राइसिस है। बहुत सारी बच्चियां इससे सफर कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारे मिलियन की तादाद में है इस वक्त हमारे पास अबॉर्शन जो है वो ग्लोबली हो रहे हैं। और जिस जो भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री है हमारे सराउंडिंग में, सब में हो रहे हैं। अडल्सन गर्ल्स जो हैं वो इसमें सबसे ज्यादा मुब्तला है। वो खौफ की वजह से और स्टिग्मा की वजह से अपने अंदर जो होने वाली तब्दीलियां होती हैं उनको नहीं बता पाती, जिसके नतीजे में उनको इन्फेक्शन होता है, इनफर्टिलिटी होती है, और अक्सर वो डेथ का शिकार होता है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसके ऊपर हमें बात करनी पड़े। एज ए मिडवाइफ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास अभी इस पोजीशन में है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी बच्ची आती हैं जिनकी शादी होती है, तो हम उनको कह सकते हैं ठीक है शादी तो होगी, लेकिन अभी प्रेगनेंसी नहीं करो, थोड़े साल रुक जाओ ताकि आपका जिस्म अब अच्छे से तैयार होगा, फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो।
मैसेज ये है कि वन सेफ केयर इज अनअवेलेबल, ड्रेंजर्स बिकम ओनली ऑप्शन। जब हम अपनी बच्चियों को, मैरिड बच्चियों को सेफ केयर नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे जगहों पे चली जाती हैं जो अनसेफ होती है। मुझे याद है एक बच्ची, कई साल पहले की बच्ची है, बिल्कुल इतनी खूबसूरत वो बच्ची थी कि मैं अभी तक उसको नहीं भूली। वो इमरजेंसी में आई कि उसका ऑपरेशन करवा रहा था, उसके साथ रैप हुआ था। तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं है। सुबह के वक्त वो आई थी, शाम के वक्त वही बच्ची जो है, उसकी लाश आई हमारे पास। उसकी लाश आई हमारे पास, क्यों लाश आई कि उसकी माँ जो उसको ले गई थी एक ऐसी दाई के पास जिसने अह, अल्लाह जाने कैसे उसका जो है अबॉर्शन किया, कि उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुकी। और जब हमारे पास से जाने के 5 घंटे के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। 2 घंटे दोबारा आने में लगे, तो जब तक वो पहुंची उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे मेरे जहन में सवाल है कि उसकी डेथ के जिम्मेदार कौन है। मुझे लगता है कि हम, जिन्होंने उनको उस वक्त नहीं लिया था, हम भी उसके साथ शामिल हैं। वो गई, वो बच्ची इतनी खूबसूरत बच्ची जिसने बहुत आगे एंजॉय करना था जिंदगी को, अच्छी एजुकेशन लेनी थी, जिसमें इसका कसूर भी नहीं था जो भी उसके साथ हुआ था, लेकिन अब वो मर गई। और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया छोड़ दिया कि आप सब लोग मुझे मारने वालों में शामिल हैं। तो अनसेफ अबॉर्शन जो है वो साइलेंट क्राइसिस है। इसको देखें, एज अ मिडवाइफ, एज अ नर्स, इसको देखें हम अपने बच्चियों को किस तरह सेव कर सकते हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो न्यूनेटल आउटकम है। अक्सर जो हमारे पास टीन एज प्रेगनेंसीज होती हैं, तो बेबी जो होते हैं वो अक्सर सफर करते हैं, क्योंकि बेबी जो होते हैं लो बर्थ वेट बेबी पैदा होते हैं, प्री टर्म बेबी पैदा होते हैं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फ्लो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट मिलती है। अक्सर जब टीनेजर्स प्रेगनेंसीज होती हैं, तो जहां पर माएँ सफर करती हैं, वहां पर उनके बच्चे भी सफर करते हैं। क्योंकि जब माओ के जिस्म इतने कमजोर होंगे, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, तो उन माओ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे जो है वो भी सही तरीके से नहीं डेवलप होंगे। जब वो सही तरीके से नहीं डेवलप होंगे, तो उसके नतीजे में उनका वजन भी कम होगा। नॉर्मल बच्चे जो है जिस वेट के साथ पैदा होते हैं, वो उस वेट के साथ पैदा नहीं होते। कम वजन पैदा होने की वजह से उनके जिस्म जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां जो हैं वो आती हैं, कमजोरी की वजह से। ना तो उनका इम्यून सिस्टम बना होता है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम सही बना होता है। बहुत सारे सिस्टम जो है वो सही नहीं बने हुए होते हैं, जिसके नतीजे में वो बच्चे जो होते हैं उनकी मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो मेरे पास आप लोगों के ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, शाबाश, थैंक यू। करीमा ने लिखा है कि मेंटली और फिजिकली वो प्रिपेयर ही नहीं होती इस चीज के लिए। वो एक इस जिम्मेदारी की उनको इजाजत, वो एक जिम्मेदारी आ जाती है उस लड़की पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि मेंटली और फिजिकली तो वो लड़की तैयार ही नहीं होती जिसकी उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है। फिर हमारे पास एचपी की तरफ से एक और मैसेज आया है कि इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैनी ऑफ द दिस प्रॉब्लम अराइज बाय यूज ऑफ द मोबाइल एंड द मेकिंग डिसीजन दैट आर यूजुअली हार्म, सो दे आई एम कंसर्न हाउ टू डिस्ट्रैक्ट ऑन डिटेक्ट फ्रॉम मोबाइल। बिल्कुल आपने सही, इस क्वेश्चन को मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी, हम इसमें जरूर लेंगे। शाबाश, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने और मेरे लिए रखने हैं। वापिस आते हैं, हमारे पास बात होती है प्री प्री टर्म बेबी पैदा हो जाते हैं, तो आपको पता है कि प्री टर्म बेबी जब पैदा होते हैं तो व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम। नंबर वन, उनके जिस्म में बहुत सारे अज़ा नहीं बने हुए थे, इस काबिल नहीं होते प्रॉपर काम कर सके। लो बर्थ वेट भी होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से अक्सर प्रीटर्म बेबीज की डेथ हो जाती है। तो वो आप देखें कितना इमोशनल ट्रॉमा उस माँ के लिए भी होता है। तो फिजिकली भी उस कमजोर की बावजूद उसने बच्चे को पैदा किया, बच्चा भी नहीं जिंदा रहा, तो अब फिजिकली भी उसको ट्रॉमा मिला, साइकोलॉजिकली भी ट्रॉमा मिला। उसके बाद सास की तरफ से भी ताने, घर वालों की तरफ से भी ताने। तो बच्चा सही पैदा ना कर किया भी, उसके ने बेशुमार प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर बच्चा नहीं भी बचा, फिर भी उसका कसूर ही ठहराते हैं। ये भी हमारे पास एक सोशल स्टिग्मा। फिर हमारे पास इसके नतीजे में न्यूनेटल मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि छोटी बच्ची होती है, उसको
ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी आती है, उसको पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं मिलती। मैसेज ये है कि जब हमारे पास एडोलेसेंट मदर सफर कर रही होती हैं, तो न्यू बॉर्न भी बहुत ज्यादा जो है वो क्राइसिस, सीरियस क्राइसिस में होते हैं, और अक्सर की तो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये वो साइलेंट किलर है जो कि अक्सर हमारी अडोलेसेंट नौजवान नस्ल को खा जाती है, क्योंकि हमने अपने लड़कों को या लड़कियों को नहीं बताया होता कि सेफ बिहेवियर क्या है। हाँ, वो वल्नरेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन की कोई वजह नहीं है, लिमिटेड टेस्टिंग एक्सेस है। मैं ये जो लो अवेयरनेस की बात है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो हमारे अडोलेसेंट है ना, वो जैसे लड़के बड़े होने लगते हैं तो बस उनको कहते हैं ये लड़का है, लड़का है, बड़ा है। लेकिन लड़का को ये नहीं पता कि मेरे जिस्म में कौन सी तब्दीली हो रही है, मेरे कौन से जिस्मानी अज़ाब बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ने की क्या वजूहात है, उस लिहाज से मुझे कौन सी एहतियात करनी चाहिए, मुझे किन चीज़ों का सफाई का ख्याल रखना चाहिए, मुझे जहनी तौर पर मेरी कौन सी तब्दीली आएंगी जिनको मुझे इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, सोचने की कौन सी तब्दीली आएंगी। जब उसको अवेयरनेस नहीं होती और ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो मोबाइल का सहारा लेते हैं, इंटरनेट के जरिए जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उनका सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर मिसगाइड हो जाते हैं, और मिसगाइड होने की वजह से अक्सर ऐसे गलत डिसीजन लेते हैं जो उनके लिए फिर क्या, डिजीजेस लेने का बायस बनते हैं। ठीक है, उनको ये नहीं पता चल रहा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनके साथ उनको मिस यूज करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ गलत रवैया रखेंगे, और बहुत सारा पेयर प्रेशर जो है वो उनको एडिक्शन का बायस बनाएंगे। ये एक ऐसी उम्र होती है उसमें जितनी लड़कियों की हिफाजत की जाती है उतनी ही लड़कों की भी हिफाजत करनी चाहिए, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी, कि उनको गलत किस्म के लोग ना टकराएं। और ये सब इसी वजह से होता है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। नंबर 2, अगर उनको कोई मसला होता है तो उनको टेस्ट करवाने के लिए उनके पास जगह नहीं है कि वो कहाँ पे जाए, उनको ना तो इन्फॉर्मेशन होती, ना ही उन जगहों के बारे में पता होता है, ना ही ऐसे लोगों के बारे में पता होता है जो कि उनको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे। फिर शर्म बहुत बड़ी एलिमेंट जो होते हैं, बहुत बड़ी शर्म है, जो उनको बहुत बड़ी चीज है वो शर्म है, वो बताती है कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे, ऐसे सवाल पूछोगे तो लोग तुम्हें बेशर्म कहेंगे, नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा अपना बेटा बड़ा होना शुरू हुआ तो मैंने उसको बिठा के उनके वालिद साहब के साथ उसको सारी चीजें बताई, और उनको बताया कि कौन सी चीज आपके लिए बहुत रिस्की है और कौन सी चीज जो है वो आपको इस रिस्क से बचा सकती है। बहुत सारे ऐसे मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉमन है। मिसाल के तौर पे, लड़के रोते नहीं हैं, इसलिए लड़कों को बहुत स्ट्रांग होते हैं, रोते नहीं है, कोई भी मसला हो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, प्लीज। ये मिथ छोड़ दे, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। लड़कों को रोना भी चाहिए, लड़के रोते भी हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए क्योंकि उनके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और लड़के जो होते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं हिफाजत करने के लिए जितनी की लड़कियां भी होती हैं। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि दोनों को हमने बहुत हिफाजत से रखना है, लड़की और लड़कों को, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के जो एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं इर्द गिर्द के लोगों को, इससे उनको बचाना है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो अब्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा जो सेक्सुअली मिसबिहेवियर होता है वो अक्सर जानने वाले करते हैं, आपके फैमिली वाले करते हैं, आपके रिश्तेदारों में से लोग होते हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ा जो अब्यूजर होता है वो होता है जो कि सबसे ज्यादा फैमिलियर होता है। इसलिए आपने अपने बच्चों को फैमिली में मौजूद ऐसे अब्यूजर से बचाना है, पड़ोस में मौजूद ऐसे यूजर से बचाना है, दुकानों में, वर्कशॉप्स में, जहाँ छोटे छोटे बच्चे या अडल्ट लड़के काम करते हैं, जो हमारे पास स्टेशंस हैं मुख्तलिफ किस्म के जहाँ पे, यानी हर वर्किंग प्लेस जहाँ पे ये लड़के और लड़कियां काम कर रही हैं, वहां पर इनको सेक्सुअली और मेंटली अब्यूज होने से बचाना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं मैसेज यहाँ पे ये है कि मैंने यूथ नो अबाउट द सोशल मीडिया ट्रेंड्स, लेकिन सेक्सुअल प्रोटेक्शन के बारे में इनको नहीं पता है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्लीज, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत खुल के बताया है, ये एक नॉर्मल चीज है।
जिस तरह दिल की बीमारी होती है, जहन की बीमारी होती है, गुर्दों की बीमारी होती है, इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बीमारी होती है। इन बीमारियों पे भी बात करें और खास तौर पे अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को इनके बारे में जरूर बताएं और इनको बचाएं। अदरवाइज अभी इस्लामाबाद में एड्स के कुछ केसेस निकले हैं, खुदा ना खास्ता ये केसेस कहीं और ना निकले। जब हमारे एडोलेसेंट जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, तो उसका मेंटल और सोशल आउटकम लॉन्ग रन में क्या निकलता है, अक्सर जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों? उस दौरान के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो स्कूल, वो जहनी तौर पे इतने परेशान होते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ मतवज्जा ही नहीं होते। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फैमिली जो होती है उनको रिजेक्ट कर देती है। सोशल स्टिग्मा बन जाते हैं कि देखो ये इसने ना पढ़ाई की है, ना इसने काम किया है, ये क्या करेगा। नतीजे के तौर पर वो आइसोलेट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। पहले ये देखें कि जितनी हम बच्चों की तालीम पे तवज्जो देते हैं, लड़कों की भी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं। जितना हमने लड़कियों को स्पोर्ट्स सिस्टम दिया, इतना लड़कों को भी स्पोर्ट्स सिस्टम देना है। हमने उनकी सोच को पढ़ते रहना है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनको रिजेक्ट नहीं करना, हर हाल में उनको अपने साथ रखना है। क्योंकि अगर वो आपने उनको रिजेक्ट किया गया तो फिर वो उन लोगों के हाथ लग जाएंगे जो कि उनको खराब करते हैं। और सोशल स्टिग्मा नहीं बनाना हमने उनका, किसी भी किस्म का उनको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हल करना है और उनको आइसोलेशन से बचाना है। कभी भी बच्चों को आइसोलेशन में नहीं जाने दें, खास तौर से अडोलेसेंट लड़के और लड़कियों को। यहाँ पर मैसेज ये है कि दीज आर नॉट जस्ट हेल्थ आउटकम, दे चेंज लाइफ ट्रेजेक्ट्रीज फॉर एवर। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे अभी सेशंस, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से लड़कों की या लड़कियों की जिंदगी जो है वो मेंटल या सोशल तौर पर जब उनको प्रॉब्लम आते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से उनको जब प्रॉब्लम आती है तो कैसे उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है। चलिए जी, अब आपको एक और कल्चर बताते हैं। हमारे पास साइलेंस कल्चर मौजूद है। बिगेस्ट बैरियर हमारा क्या है, हमें कहते हैं, ये मैंने हाथ से उससे स्लाइड तैयार किया, हमें कहते हैं सेक्स के बारे में नहीं बात करते, बुरी बात है। टॉक इसके बारे में नहीं बात करते, बुरी बात है। सबसे पहली जो अल्लाह ताला ने चीज कुरान पाक की आयत नाजिल की थी वो था पढ़ो, पढ़ अपने रब के नाम से। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे शादी के बारे में बात की है, हामला औरतों के बारे में बात की है, दूध पिलाने के बारे में बात की है, नुतफे से इंसान को पैदा करने के बारे में बात की है। तो हम कौन होते हैं सेक्स के बारे में बात ना करने पे? सेक्स क्या है? सेक्स एक ऐसा लफ्ज है जो कि नॉर्मल है। जिस तरह आपकी दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक, इसी तरह सेक्स भी एक नॉर्मल है। जिस तरह शिजोफ्रीनिया है, जिस तरह अल्सर है, जिस तरह कैंसर है, इसी तरह सेक्स भी एक लफ्ज है। इसके मुतालिक भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में जो पूछा जाता है, कहते हैं ओहो ये बहुत बुरी बात है, शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हमें ऐसा रोल मॉडल नहीं मिलता जो कि हमें गाइड कर सके, खास तौर से लड़कों को। रिस्ट्रिक्शंस होती है हमें सवाल पूछने पे, बजाय इसके कि हमें एजुकेशन दी जाए कि आप बोलो क्या पूछना है। क्योंकि जब तक जहन से सवाल नहीं निकलेंगे तो वो मुझसे नहीं या आपसे नहीं पूछेंगे, तो वो मोबाइल से जाके पूछेंगे। और मोबाइल के पीछे चलाने वालों की जहनियत काम करती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी हमारे मोबाइल भी पीछे से मुख्तलिफ लोग चला रहे होते हैं। आज की हमारी जो वॉर है वो वॉर हमारे जो अडोलेसेंट है उनके जहनों के साथ खेली जा रही है। उनको बगैर पूछे ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि देखना नहीं चाहते। बगैर पूछे ऐसी स्टोरीज देती जाती हैं जो कि वो देखना नहीं चाहते। तो इसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन वॉर भी कहते हैं। और ये बगैर हथियारों के लड़ने वाली वॉर है, क्योंकि ये वो वॉर है जिसमें आपके यूथ को सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से इतने खराब टॉपिक्स के साथ दिखा दिखा के बगैर मांगे उनको बिजी कर दिया जाता है कि वो उस चीज से निकलते नहीं।
तो खुदारा साइलेंस का कल्चर छोड़ें, अपने बच्चों को खुद बताएं। जो बाप अपने बेटे को खुद बताएगा कि बेटा अब तुम जवान हो रहे हो, तुम्हारे अंदर ये जिस्मानी तब्दीलियां ये आएंगी, जहनी तब्दीलियां ये आएंगी, इसी तरह एक माँ अपनी बेटी को बताएगी कि बेटा तुम्हें माहवारी आएगी, आज अभी नहीं आई लेकिन तुम्हें 2-4 महीनों में भी माहवारी आएगी, ये नॉर्मल है, इस तरह तुमने पैड रखना है और इस तरीके से तुम अपनी सफाई का ख्याल रखोगी और ये बिल्कुल अब नॉर्मल नहीं है। इसी तरह मेल अपने जो है बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा देखो तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, तो तुम्हारा जो है अब रिप्रोडक्शन का अमल शुरू हो चुका है, तुमने अपने हिफाजत करनी है। कुरान पाक में बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि मोमिन औरतें और मोमिन मर्दों को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। यही बात हमने बहुत आसानी से अपने बच्चों को बतानी है, जिस तरह हम ये बताते हैं कि आपने कोविड से कैसे बचना है, मास्क लगाना है ताकि कोई खराब किस्म का जरासीम आपको छू नहीं सके। तो प्लीज हम अपने बच्चों को ये भी बताएं कि अपनी शर्मगाहों को भी छुपाना है ताकि कोई खराब किस्म का जरासीम वहां पे ना पहुंच सके। मैसेज ये है कि साइलेंस जो है वो बिहेवियर्स को स्टॉप नहीं करती, ये सिर्फ सेफ बिहेवियर को स्टॉप करती है। बच्चों ने तो जाके देखना होता है, आप नहीं बताएंगे तो वो मोबाइल जाके खोलेंगे और वहां से जाके देखेंगे और वहां पे उनको जो चीजें मिलेगी वो दिखाई जाएंगी। अक्सर जो बच्चों को चीजें दिखाई जाती हैं वो मगरिबी कल्चर की दिखाई जाती हैं, जो कि हमारे साथ बिल्कुल भी फिट नहीं होती। और हमें इस हवाले से बात करनी होती है कि हम अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं और उसी की वजह से हमें कामयाब। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेंडर इनइक्वालिटी के हवाले से हमें ये अनइक्वल एक्सपेक्टेशन खत्म करना। मिसाल के तौर पर गर्ल्स के ऊपर जो है उनको मोबिलिटी में बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है कि वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाएंगी। एक नया मैसेज आया है, मैं पढ़ना चाहूंगी। वी आल्सो टॉक अबाउट चिल्ड्रन रिलेटेड टू गुड टच और बैड टच। वेरी गुड करीमा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही हमारी बच्चियां समझने के काबिल होती हैं तो हमें फौरी तौर पर उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना और बाकायदा एग्जाम्पल देके बताना होता है। हमारे पास बहुत सारी आजकल तो ऐसा मटेरियल है जिसकी मटेरियल की वजह से हम उनको बहुत अच्छा सा बता सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा जी, इन इक्वालिटीज हमने खत्म करनी है। जैसे इन्होंने कहा कि गर्ल जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकती, गर्ल्स ये नहीं कर सकती, गर्ल नो, गर्ल्स एडल्ट गर्ल्स हो, लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों सब काम बराबर का कर सकते हैं। नंबर 2, लड़कियों की शादी कर दी जाती है, नहीं करनी चाहिए। उनके पास डिसीजन मेकिंग कम होती है, ये भी नहीं होना चाहिए। उनको एडल्ट लड़कियों और लड़कों को पूरा पूरा हक होना चाहिए अपने डिसीजन करने का, खास तौर से शादी के मुतालिक, बाहर आने जाने का। देन बॉयज जो हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो क्या करें, बहुत ज्यादा डोमिनेट हो। नहीं, ये कल्चर भी हमने खत्म करना है। ये कल्चर इसलिए भी हमने खत्म करना है कि इसकी वजह से बॉयज भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। वो भी अक्सर माँ बाप के कहने पे, दादा दादी के कहने पे ऐसे रोब झाड़ने लगते हैं जिससे उनकी अपनी शख्सियत खराब हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर को एनकरेज किया जाता है। जैसे मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। हमारे लड़के जब जवान होने लगते हैं तो कहते हैं हाँ भाई हमारा शेर जवान हो रहा है, अब देखो इसके लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। एक तरफ हम ये कहते हैं और दूसरी तरफ हम अडोलेसेंट लड़कियों को कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे मुंह से मैं किसी लड़के की बात नहीं सुनूं। ये जो है ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। लड़कों को भी बताना चाहिए भाई आप अडोलेसेंट हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जो है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर को अपने कंट्रोल करना है। जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छा सा पढ़ लिख जाएं तो तब आप अपने इस टॉपिक के बारे में सोचें। जितना हम लड़कियों को जो है कंट्रोल करके रखते हैं, इसी तरह लड़कों को भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। यहाँ पे मैसेज है कि जेंडर नॉर्म जो होते हैं वो दोनों के लिए, लड़का और लड़की के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां हम लड़कों को एम्पावर कर रहे हैं वहां है इन लड़कियों को भी एम्पावर करना है, क्योंकि ये हमारे लिए सेम सेम हैसियत रखते हैं।
हम लड़कियों को अगर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें तो सोसाइटी में वो आगे मूव करेंगी। न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि सोशली भी हमें एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन मिलेगी लड़कियों को। बिल्कुल इसी तरह लड़कों को भी हमें गलत किस्म की टीचिंग करने की बजाय उनको कंट्रोल बिहेवियर्स के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है और इक्वल जेंडर नॉर्म्स लेकर आने की जरूरत है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर अब जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो हमारा एजुकेशन सिस्टम फेलियर है। हमारे स्कूल जो है वो मिस करते हैं, जो हमें जरूरत है वो नहीं देते। इस पिक्चर से ही आपको वाजह है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। टीचर शॉर्टेज बहुत है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इनइक्वालिटीज में जा रहा है। कहीं पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है तो बहुत ज्यादा पैसे वहां पे आम बंदा नहीं जा सकता। हमारे पास फंडिंग्स नहीं है, हमारे पास ट्राइल्स हैं, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज हैं। ये सब मिल के हमें अच्छी पढ़ाई ही नहीं देती। और फिर एक एग्जाम्पल दी है, बाद का जब हमें स्कूल इन तमाम चीजों के साथ साथ स्कूल में जो हमें पढ़ाया भी जाता है उसको हम हकीकी जिंदगी में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं करते। ना ही हमें कोई कंसर्न एजुकेशन दी जाती, ना ही हमें कम्युनिकेशन स्किल दी जाती, ना ही हमें इमोशनल वेलबींग के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो हमें एनाटॉमी तो पता होती है लेकिन हमें हेल्थी रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होता, जो कि एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो जहन में ये रखना है कि आप जो कुछ पढ़ाएं उसको आप हकीकत की दुनिया में भी उसको रिलेट करें। मिसाल के तौर पर अगर आप एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ा रहे हैं, अभी तो 7वीं क्लास से सब चीजें पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर हकीकत में बताएं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में कैसा नजर आता है, फीमेल में कैसा नजर आता है, उसकी कैसे हिफाजत करनी चाहिए, ताकि वो जो पढ़ते हैं उनको हकीकत में पता चले। ठीक है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस मौजूद हैं, ट्यूटोरियल चीजें मौजूद है, मैसेज मौजूद है जिसके जरिए हम ये उनको सिखा सकते हैं। फिर हमारे पास एक और मैं दो मैसेज और आए हैं, देखिए हम क्या कहते हैं। मैसेज बहुत अच्छा जी। हाँ, कहती हैं यास्मीन कहती हैं कि नाउ अडेज मैनी स्कूल्स टॉक अबाउट इट बट इट हैज टू बी इंक्रीज। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम आ चुका है जिसमें हम जो है वो इन तमाम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये जनरल पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी चीज को यास्मीन मैंने अभी शामिल भी किया इसमें। फिर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकल बैरियर की। हम हमारी अक्सर जो अडोलेसेंट है वो गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है। क्यों? इसलिए कि उनके पास अ, उस गुर्बत से निकलने के कोई तरीके ही नहीं है। ना उनको सिखाया जाता है कि अगर आप बड़े हो रहे हैं तो जहाँ पे पढ़ रहे हैं साथ ही इनकम जनरेशन के ऊपर काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि आप पैसा थोड़ा पैसा भी कमा सकें। जब वो गरीब होते हैं तो लड़कियां जो होती है, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, कि वो सैनिटरी पैड नहीं इस्तेमाल कर सकती। ठीक है, और उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, लड़के लड़कियों के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कि अगर वो अपने इन खिदमात के लिए जाना चाहें तो वो किस ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाएं। मेडिसिन नहीं खरीद सकते। और अक्सर लड़कियां जो है वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से कि उनको मेंसेस हो गए हैं, वो बीमार हो गई हैं बकौल उनके सोसाइटी और घर वालों के, अब उनको मेंसेस चूंकि आ गए हैं तो उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ मेंस्ट्रुएशन की वजह से बहुत सारी लड़कियों को घर बिठा लिया जाता है कि अब ये जवान हो गई है, हमने इसको नहीं भेजना। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि खुदारा इस चीज को छोड़ दीजिए। लड़कियों को अगर मेंसेस आते हैं तो ये इनके बालिग होने की निशानी होती है। इसलिए आपने उनको फैसिलिटेट करना है, आपने उनको पैड्स देने हैं, आपने उनको जो है ऐसे क्लिनिक्स के बारे में बताना है जहाँ पर वो अपनी हेल्थ के हवाले से जाके इंफॉर्मेशन ले सकें। आपने उनको ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि उनके पेन को कम करे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन है वो उनको देनी है। तो यहाँ पर इसी तरह लड़कों के हवाले से अगर हम बात करें तो लड़कों को भी हमने यूथ फ्रेंडली ऐसे क्लिनिक्स एरिए हैं, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो उनको ऐसी अवेयरनेस सेशंस के लिए ऐसी जगह मुहैया करनी जहां पर उनको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिले। वहां पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट देनी चाहिए, ऐसे वहां पर एजुकेटर बिठाने चाहिए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से उनको एजुकेट कर सके। ठीक है, मैसेज यहाँ पे ये है कि समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट इग्नोरेंस।
इट इज अफोर्डेबिलिटी। ये लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम में से हर बंदा जो है वो एजुकेटर बन सकता है। आप कुछ नहीं करें, आप प्रिंसिपल हैं, आप टीचर हैं, आप नर्सिंग की स्टूडेंट हैं, मिडवाइफरी की स्टूडेंट हैं, आप आम एफएससी की स्टूडेंट है, मैट्रिक की स्टूडेंट, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप अपने साथी वर्ग को जरूर बताइए। आप अपने घर में काम करने वाली जो मासी है उसके बारे उसको जरूर बताया, जो आपके ऑफिस के कोलीग हैं आप उनको जरूर बताएं, ताकि वो जो है ना, कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से जो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लेने से दूर ना रहे। अगर हम पॉलिसी और प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे गैप है। हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में बहुत अच्छी पॉलिसीज बन चुकी हैं, लेकिन वो उनको इम्प्लीमेंटेशन में हम नहीं ला सकते। क्यों? इसलिए कि हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हम वेट करते हैं फंडिंग का। तो मैं यहाँ पर आपको मैसेज दूंगी, पोर फंडिंग है तो कोई बात नहीं, हम अपने ओन रिसोर्सेज पे ये चीजें जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोई चेक करने वाला नहीं है वो कैसा काम कर रही हैं, फंड्स कहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर अपना भी काम कर रही हैं तो क्या सही काम कर रही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमें इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहिए। हमारे पास सब चीजें हैं, सिर्फ हमें हमें इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। और खास तौर पे जो रूरल एरियाज है वो बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेज ये है कि हमारे पास पॉलिसीज हैं पेपर पे, सिर्फ हमारे खामोशी है कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम उनको प्रैक्टिकली लागू करने की जरूरत है। और बाद का क्या होता है कि ये प्रोग्राम फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? बहुत सारे डोनर फंडेड प्रोग्राम जो हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? या तो बहुत कम अरसे के लिए होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 2 4 महीनों के लिए, या उनकी फंडिंग इतनी होती है कि बहुत कम नौजवानों को उनकी फंडिंग के हवाले की वजह से इंफॉर्मेशन मिलती है, या वो ज्यादातर अर्बन एरियाज को फोकस कर रहे होते हैं, या इग्नोर कर रहे होते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने से। और जा वो अडल्ट डिजाइन जो किया होता है उन्होंने, जो भी प्रोग्राम, उसमें वो यूथ यानी अडोलेसेंट को शामिल नहीं कर रहे। तो ये जो हमारे पास कुछ प्रोग्राम एडोलेसेंट के हवाले से बने भी होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। वो इस वजह से फेल नहीं होते कि वो गलत है, वो इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो बहुत छोटे लेवल पे बने होते हैं। बहुत जो है वो पोलाइट वे में बने होते हैं कि ठीक है, होता है तो छोड़, नहीं होता तो छोड़ दो। ये लोग बात नहीं करते, लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाह रहे, इस हवाले से ये पोलाइट होते हैं। या हकीकत पर मबनी इंटरवेंशन नहीं बनाए जाते। इस वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने जो काम शुरू किए हैं वो सही काम नहीं करते। ये वाली स्लाइड बहुत अहम है। इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हुए आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस पे मैं भी आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने मैंने बजाते खुद इस पे काम किया हुआ है। जैसे हम कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन दे सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे ऐसे कैरिकुलम्स बन गए हैं कॉलेजेस में, जो एफएससी तक की एजुकेशन है, कि हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। इसको एज अ नॉर्मल टॉपिक ले रहे हैं, इसको बहुत छुपा छुपा के टॉपिक नहीं ले रहे। नंबर 2, हमने जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन शुरू कर दी है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को इसके बारे में सिखाने के लिए। हमने बहुत सारी यूथ फ्रेंडली क्लिनिक ऑलरेडी खुले हुए हैं, हमें उनको और ज्यादा तादाद में बढ़ाने की जरूरत है ताकि रूरल एरियाज में भी लोग वहां तक जा सके। फिर पेरेंट्स और कम्युनिटी को एंगेज करना है, ये तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम उनको एम्पावर करेंगे कि वो इतना अच्छा सीख के जाएं कि वो अपने बच्चों को खुद सब चीजें बताएं। फिर पेयर एजुकेशन सिस्टम, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं कि पेयर नहीं अपने दोस्तों को बताया है, एक दोस्त ने दूसरे को बताया। ये बहुत कामयाब दो किए हैं प्रोग्राम। फिर हमने खास तौर से बॉयज को बहुत पॉजिटिवली इंगेज किया। मिसाल के तौर पर हम अगर कंट्रासेप्शन की बात करें कि मेल अगर यंग एज में लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, हमने मेल को इंगेज किया है कि आप अपनी जो है बीवी को कितने अच्छे तरीके से जो है थोड़ा सा वक्फा करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पर अमन फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम जो है वो कराची में किया है। इसी तरह डिजिटल अवेयरनेस टूल हम लोग बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो कि लोगों को अवेयरनेस देते हैं। जिस तरह मैं इस वक्त डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आज हम लोग जो है इस जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यही हम लोग इंफॉर्मेशन दूसरों को दे सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये काम करती है कि प्रोग्राम वर्क व्हेन दे आर रिस्पेक्टफुल, रियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट। तो बताने का मकसद ये है कि इस स्लाइड से हमें क्या मैसेज मिला। इस स्लाइड से हमें ये मैसेज मिला कि हम अभी भी बहुत सारा काम इस पे हो रहा है और बहुत सारा होगा। ये प्रोग्राम उस वक्त काम करेंगे जब हम अडल्ट को रिस्पेक्ट देंगे, हकीकत पर मबनी प्रोग्राम करेंगे और साथ ही मुस्तकिल बुनियादों पर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है कि पाकिस्तान फोकस अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन क्या है कि हमारे पास स्कूल बेस्ड लाइफ स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे है और हम इसको और अच्छी जगहों पे भी ले जा सकते हैं। नंबर टू, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है, जिसमें हम मिडवाइफ्स हैं, हम नर्सिस हैं, LHW प्रोग्राम हैं, बहुत सारे प्राइवेट जो है वर्कर्स हैं, उन सबको अडल्ट के हवाले से तालीम देनी चाहिए। फिर कॉन्फिडेंशियल क्लिनिक कॉर्नर्स बनाने चाहिए जहाँ पे अडल्ट जो है वो अपनी मर्जी से आके ये इंफॉर्मेशन लें। ठीक है, फिर पेरेंट्स अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, फिर मीडिया कैंपेन चलानी चाहिए लोकल लैंग्वेज लाइक उर्दू में, और साथ ही जो रूरल गर्ल्स है, बॉयज है, उनको इक्वली तमाम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है उन तमाम सोल्यूशंस की जो कि कल्चर के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब हो, लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब हो और बिल्कुल हकीकत पर मबनी हो। और इनमें से हमने बहुत सारा काम किया हुआ है, इसलिए हमने स्लाइड्स पे डाल दिया। फाइनल मैसेज क्या है कि क्लोजिंग पंच है ये, adolescents आर नॉट द प्रॉब्लम, साइलेंस इज प्रॉब्लम, सिस्टम मस्ट चेंज, और इंफॉर्मेशन जो है वो जिंदगियां बचा सकती है। इस ये मैसेज के साथ जो है हम फाइनल वर्ड्स क्या बताएंगे कि अगर एडोलेसेंट जो है उनको जो है वो रिस्क डिसीजन जो अगर वो लेते हैं तो अपने आप से पूछें कि कौन फेल है उनको तैयार करने में। तो यकीनन जवाब ये कि हम सब, आज हम सब लोगों को इस बात पे सोचना होगा कि जो हमारे एडोलेसेंट हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो पाकिस्तान के एडोलेसेंट हैं, उनको हमने कैसे आगे लेके जाना है, उनकी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पे कैसे बात करनी है, कैसे खामोशी तोड़नी है, कैसे सिस्टम चेंज करना है, और इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे इनकी लाइफ बचाएगी। ये हमारे पास रेफरेंसेस हैं। कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग जरूर पूछें प्लीज। फ्लोर इज ओपन, या आप लोग जो भी पूछना चाहें। हेलो। जी जी, बोलिए। देखिए, मेरा नाम यास्मीन है जी जी। एंड आई टीच एट द हमदर्द यूनिवर्सिटी। हम्म। मेरा जो मतलब दिस वाज अ वेरी गुड सेशन। ओके, द हम्म। थिंग इज दैट कि आई जस्ट वांट कि अगर हम आपको बुलाना चाहें, हमारे पास बहुत बड़ा चंक है एडोलेसेंट पॉपुलेशन का डिफरेंट क्लासेस में। तो वेरी would it be possible for you to गुड। connect with us for the श्योर session? श्योर श्योर। यास्मीन, मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने स्पेशली इसमें मैंने काम किया है जेंडर के हवाले क्योंकि से, एडोलेसेंट के हवाले से। आई एम अवेलेबल, मेरा नंबर है एक्चुअली आपके। आई जी। आई आई वुड से कि कोई ऐसा छोटा मोटा सा जो है ना, थोड़ा सा वर्कशॉप टाइप का हो, श्योर। जिसमें क्योंकि हमारे पास जो है ना, समझे 100-150 स्टूडेंट्स होंगे और दे ओके। ऑल आर इन द एडोलेसेंट एज। एंड वी आई जस्ट स्पेशली वांट के दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द their sexual and reproductive health problems, एक्सीलेंट and as एक्सीलेंट। well as they could be familiarized with what are the some of the avenue available, मतलब rightly right and avenues available where they can contact. So this kind of information I want that it should go to the with the if that is going we are providing, but the thing is that if some from some specialists this would go towards them, so this would be more beneficial and more श्योर। मतलब sustainable could be. यस। यास्मीन,
Excellent question to me. I'm available. The first question, yes, I'm available. Let's So plan. I'm very happy because I already done many kind of this type of workshops, not only at the national but also international level. And I'm very open to teach the boys and the girls. we have a There are co-education, and so that's why और इट इज the एक्सीलेंट, इट इज एक्सीलेंट, यू नो, इट इज एक्सीलेंट कि हम को एजुकेशन में जब उनको सिखाते हैं तो एक्चुअली वी मेक देम फैमिलियर, मेल फीमेल, इट इज डिसाइडेड बाय गॉड, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। हम यहाँ पर अपना जेंडर रोल डिसाइड करते हैं। तो लेट्स, यू हैव माय नंबर और हम आई इसका डोंट पूरा नो, प्लान कर लेते हैं। आपका नंबर यही है जो एडोलेसेंट इस पे आया है, ग्रुप बना है, जी जी, यही है, जो इसमें मेरा ग्रुप। नंबर है। तो आप मुझे जरूर रब्ता कर लें। तैयबा भी है मेरे साथ। तो जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, यू प्लीज कम्युनिकेट टू मी, वी विल मेक, आई एम वेरी हैप्पी टू मेक अ प्लान फॉर, और ओके एक्चुअली ठीक है, फिर मैं बाय मंडे जो है अपना थोड़ा सा जो है श्योर, स्क्रीन आउट करके चीजें, फिर देन आई विल कांटेक्ट यू। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, आई रियली थैंक्स, अप्रिशिएट इट, आई रियली थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू। ओके जी, एनी थैंक यू। अदर क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, मेरे पास एक और मैसेज आया है। जी, मैसेज है जी हमारे पास, यास्मीन, was possible to receive recording of you, sure, यस डेफिनेटली। मैं आपके साथ यास्मीन इसी ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी। आज शाम तक मैं इसको यूट्यूब पे, यस, मैं इसका लिंक जो है वो यूट्यूब पे डाल दूंगी। आप लोगों को शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये पूरा जो है सेशन, ये सारा का सारा चला जाएगा यूट्यूब पे, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली देख भी सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक थैंक है, यू, थैंक यू सो मच थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। आपने जाना कि रीजन हम सबके साथ ही लेने श्योर, हैं। मैं जारा को दे दूंगी। आप लोग इस ग्रुप में शामिल है ना, प्लीज अपने साथ और लोगों को भी लेकर आएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू फैसिलिटेट यू। और जिन लोगों को जो चाहते हैं कि वो सिर्फ वेबिनार्स लें, वो खाली वेबिनार्स भी ले सकते हैं। जिनको चाहिए कि उनको इसका जो है वो सर्टिफिकेट मिले, तो सिर्फ सर्टिफिकेट की मैंने फीस रखी है, और मैंने किसी चीज की नहीं फीस रखी। तो वो सर्टिफिकेट फीस दे तो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन ले सकते हैं। तैयबा का नंबर सबके पास आ गया है, तैयबा से रब्ता करें। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास आ चुका है। जहरा का नंबर है सबके पास, आप सब उनसे रब्ता कर सकते हैं। जैनब का नंबर है आप लोगों के शादी पास। पे आ जाना। जी, ठीक है। तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो दोबारा मैसेज रिपीट करती हूँ, दिस सेशंस आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हु वांट टू ज्वाइन इट, वो से जरूर छोड़ ज्वाइन देना। करें। जो इसका सर्टिफिकेट लेना चाहे, क्योंकि ये मुस्तकबिल में ये सर्टिफिकेशन आपके बहुत काम आएगी, वो जो है वो 200 फीस इसकी पे करके तैयबा को वो उसको सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैसेज लास्ट का ये है कि हमने अच्छा, एम्पावर अच्छा करना। सॉरी, जी एक प्लीज। बात कहें, जो हमने अभी ऑलरेडी फीस एक पे की थी, जी तो जी, व्हाट वाज दैट? आपने 3 लोगों ने फीस इसकी पेश की है, आपको सर्टिफिकेट इसका मिलेगा मैम। अच्छा, सही, सही है। मतलब हमें फिर दोबारा से तो नहीं करनी ना? नहीं 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 नहीं, आपको दोबारा से नहीं करनी है। ओके, आज के सेशन में ओके, 3 लोग हैं, कल के सेशन में 3 लोग हैं। तो जो जो सेशंस की जिन लोगों ने फीस पे की है उनके विद इन 1 वीक, क्योंकि हम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपके जैसे ही नेक्स्ट वीक में आप लोगों को आप लोगों के सर्टिफिकेट्स मिल जाए। ओके, क्योंकि ये ओके, एक्चुअली सर्टिफिकेशन इसलिए रखी है कि लोग उनको जो है आगे दिखाना होता है। फिर हमने ये ऑफर भी रख ली है कि जो सर्टिफिकेट लेना चाहे वो जरूर सर्टिफिकेट ले। जैसे मैंने बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स लिए हैं इस मामले में। ठीक है जी, ओके, थैंक्स, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप थैंक लोग यू, सब लोग एग्री करते हैं तो सेशन एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और महफूज रखे, और ऐसे आमीन, लोगों में शामिल करे कि हम दूसरों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला बने। अच्छा जी, एक आमीन, मैसेज लास्ट का और पढ़ते हैं। थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। करीमा बहुत शुक्रिया, एंड आल्सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने जरूर दोबारा रब्ता करना है। अल्लाह के अमान। आमीन, थैंक यू जी। थैंक यू।